नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको यूपीएससी आईएएस प्री एग्ज़ाम की इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसका अध्याय आज हमारा 12वां है, जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। और देखिए, जो हम यूपीएससी के लिए जो कंटेंट आप लोग कंप्लीट करवा रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत जी की इंडियन पॉलिटी के छठे संस्करण की बुक में से करवा रहे हैं, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की बुक को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। ओके दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संसदीय व्यवस्था के संबंध में उपबंध करते हैं। प्रश्न दोबारा देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संसदीय व्यवस्था के संबंध में उपबंध करते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, या आपका विकल्प पहला यानी कि अनुच्छेद 74, या फिर विकल्प दूसरा अनुच्छेद 75। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प चौथा सही है, यानी कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। देखिए दोबारा सुन लीजिए, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। ओके दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, और देखिए बाकी के जो अनुच्छेद होते हैं 163 और 164 वो राज्य में आपका उपबंध करते हैं संसदीय व्यवस्था का। इसके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके नेक्स्ट पेज पर दे रखे हैं दोनों प्रश्नों के। तो पहले आप प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार की कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्यों की प्रकृति के आधार पर निम्न में से किस भाग में वर्गीकृत नहीं है। किस में वर्गीकृत नहीं है दोस्तों? संसदीय व्यवस्था में, या फिर आपके राष्ट्रपति में, या राज्य व्यवस्था में, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल गलत है। देखिए, दूसरे प्रश्न को उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा है। अब इन दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। आगे देखिए, अनुच्छेद आपके 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, और देखिए अनुच्छेद 63 और 64 राज्य में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करते हैं। यानी केंद्र में जो करते हैं वो तो आपके अनुच्छेद 74 और 75 हैं, और राज्य में जो उपबंध करते हैं इस संबंध में वो 164 और 163 हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए दूसरे प्रश्न का पूरा डिस्क्रिप्शन और अच्छे से समझाऊंगा यहाँ मैं आपको। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें यानी कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत है। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के अंगों के आधार पर, अपनी प्रकृति के आधार पर दो भागों में डिवाइड है दोस्तों। एक तो संसदीय व्यवस्था में और दूसरी राष्ट्रपति व्यवस्था में। देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था यानी कि सरकार की जो पहली व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, जैसे कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि संसद में जो भी कार्यवाही होती है उसे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यानी कि राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका जो होती है अपनी नीतियों के लिए और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जबरदस्ती नहीं है, यानी कि उन्हें जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। वो आज़ाद है, जवाब दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। दोस्तों, ये संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। यानी कानूनी रूप से अपने कार्यकाल में जो भी काम करते हैं तो अपने कार्यकाल में जो भी काम कर सकते हैं उस पर उन्हें विधायिका के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर विद्यमान नहीं होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर तीसरा, संसदीय सरकार को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। यानी कि संसदीय जो सरकार होती है उन्हें काफ़ी नामों से जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है उनमें से निम्न में से किन नामों में से नहीं जाना जाता। देखिए, कैबिनेट सरकार,
उत्तरदायी सरकार, या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप, या विधायिका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरे प्रश्न का जो गलत है वो आपका विधायिका है, यानी कि आपका ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही है, क्योंकि संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, और सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप इस नाम से भी कैबिनेट यानी कि संसदीय सरकार को जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा, राष्ट्रपति सरकार को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। यानी कि एक तो संसदीय सरकार होती है, राष्ट्रपति सरकार होती है, दो ही प्रारूप होते हैं। तो संसदीय सरकार के तो बता दिए। अब देखिए राष्ट्रपति सरकार को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। गैर उत्तरदायी सरकार, गैर संसदीय सरकार, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था, या सर्वोच्च व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, गैर संसदीय सरकार भी कहते हैं, और निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं, परंतु इसको सर्वोच्च व्यवस्था नहीं कहते हैं। सर्वोच्च व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर चौथा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, जो सर्वोच्चता की जो व्यवस्था है, यानी कि राष्ट्रपति सरकार को निम्न में से किस जो है, ये आपकी अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। ओके दोस्तों, कहाँ कहाँ पर प्रचलित है? ये आपकी अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो होता है आपका ब्राज़ील में होता है, रूस में होता है, अमेरिका में होता है, श्रीलंका आदि में राष्ट्रपति शासन होता है। हमारी ये जो व्यवस्था है दोस्तों, वो संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अपना पांचवा प्रश्न देखिए। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था? बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, या मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था, या आइवर जेनिंग्स ने कहा था? किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। चौथा निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था आपके आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। देखिए दोस्तों, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कौन होता है दोस्तों? कैबिनेट होता है। दोबारा सुन लीजिए, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। कौन होता है? कैबिनेट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संसदीय सरकार की विशेषताएं नहीं है। किसकी? संसदीय सरकार जो होती है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी और कौन सी नहीं है? देखिए, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका एवं गोपनीयता। देखिए दोस्तों, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका एवं गोपनीयता, तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ये संसदीय सरकार की विशेषता होती है। क्या होती है? नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका एवं गोपनीयता। अब देखिए, विशेषता वाली बात मैंने जब कही है तो इसमें ये भी बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों, राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। ओके दोस्तों, और गोपनीयता तो होती है इनके अंतर्गत, आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, बहुमत प्राप्त दल का शासन एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, हमारे भारत में व्यवस्था है, क्योंकि जो कि संसदीय सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जो भी दल बहुमत में आता है वो सरकार बनाता है, और उसका सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि लोकसभा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद, यानी सब चीज मिलकर के सामूहिक उत्तरदायित्व सब पर होता है। तीसरा पॉइंट आपका है राजनीतिक एकरूपता। देखिए, सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, यानी कि जब मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तो जो एक दल जीत के आता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वो एक ही दल से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक एकरूपता का होना तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। और देखिए, जब गठबंधन सरकारें बनती हैं तो गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए दोहरी सदस्यता से क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, मंत्री विधिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता, यानी कि उनके पास दोहरी सदस्यता होती है। ओके दोस्तों, कहाँ की विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं वो, इसका ये तात्पर्य है। तो दोस्तों, संसदीय सरकार की सारी यहाँ तक विशेषताएं चल रही हैं। आगे देखिए, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब देखिए, सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, यानी प्राइम या सुप्रीम पावर की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताएं जो उसके अंदर होती हैं वो सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है दोस्तों। अब देखिए, निचले सदन का विघटन। देखिए, संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है।
तो ये भी इसकी विशेषता होती है दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रपति का नेतृत्व, देखिए दोस्तों राष्ट्रपति का नेतृत्व संसदीय सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपका जो बिंदु दे रखा है सरासर गलत है। ओके दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूछने चाह रहा है कि आपके अनुच्छेद 74 में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की व्यवस्था करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करना। ओके दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होता है राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। क्या होता है मंत्रिपरिषद, क्या करेगी? इसका कार्य है कि राष्ट्रपति को किसी भी कार्य को संपन्न कराने में या पूरा कराने में अपनी सलाह देगी। ये प्रावधान किया गया दोस्तों। और तीसरा ये भी प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। ये प्रावधान दोस्तों किया गया है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। ओके दोस्तों, ये देखिए मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति को विवश नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को विवश तो नहीं किया जा सकता, पर अगर बाध्य है तो एक तरीके से विवश ही है। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट गलत है, क्योंकि बाध्य किया जा सकता है मानने के लिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो आपको चौथे नंबर का कथन असत्य माना जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य किया गया है। ओके दोस्तों, एक बात और बता देता हूं दोस्तों इसके साथ ही, यहाँ पर आपको हमारा संविधान संशोधन जो हुआ था, देखिए राष्ट्रपति से संबंधित ही बता रहा हूँ आप लोगों को। 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो एक तो आपका 1976 में हुआ था और दूसरा आपका 1978 में हुआ था। ओके दोस्तों, ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया। क्या बना दिएगा दोस्तों? राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया गया। दोनों संविधान संशोधन मैंने आप लोगों को यहीं पर समझा दिए हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन यहाँ पर पूछ रहा है अनुच्छेद 75 के संदर्भ में, यानी कि 75 के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन में। ओके दोस्तों, देखिए ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। कौन कौन? मंत्रियों का, मंत्री जो होते हैं और संसद, ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अनुच्छेद 75 का महत्वपूर्ण बिंदु भी यही है दोस्तों कि जो आपकी मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा। ओके दोस्तों, आगे देखिए, मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका गलत पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि दोस्तों जो चौथा कथन है आपका, ये कथन आपकी दोहरी सदस्यता नामक जो आपकी विशेषताएं हैं, यानी कि संसदीय सरकार की विशेषताएं उसके अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये नहीं आती। देखिए दोस्तों, आपका चौथा कथन दोहरी सदस्यता नामक संसदीय सरकार की विशेषताओं से संबंधित है, ना कि अनुच्छेद 75 से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश का संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है? भारत का, चीन का, अमेरिका का, आयरलैंड का? तो दोस्तों भारत का संविधान में तो प्रधानमंत्री होता है, संसदीय व्यवस्थाएं होती हैं, जबकि अमेरिका का जो शासन है राष्ट्रपति शासन है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा सही है। देखिए भारत के संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है शॉर्टकट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कौन आमंत्रित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, या आपके राष्ट्रपति जी, या प्रधानमंत्री जी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है, जब किसी एक दल की सरकार नहीं बनती है, गठबंधनों की सरकार बनती है,
तो उनको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संसदीय सरकार की विशेषताओं में बहुमत प्राप्त दल का शासन के अंतर्गत जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा आमंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कौन हटा सकता है? यानी कि प्रधानमंत्री जिसका नेतृत्व करते हैं मंत्रिपरिषद को, उसको अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कौन हटा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, या हमारे राष्ट्रपति जी, या प्रधानमंत्री जी? तो दोस्तों लोकसभा द्वारा उसको हटाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही है। देखिए दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12, संसदीय व्यवस्था के गुणों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है पूछ रहा दोस्तों। तो देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। दोस्तों संसदीय व्यवस्था में इस गुण का होना तो आवश्यक है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होना अत्यधिक आवश्यक है। और देखिए, उत्तरदायी सरकार एवं निरंकुशता का प्रतिषेध, यानी कि जो भी उत्तरदायी सरकार हो वो निरंकुश नहीं हो सकती, उसमें निरंकुशता पर प्रतिषेध होना ही चाहिए, ये इसके गुण हैं। और जो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था इसमें रखी गई है एवं व्यापक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी इसके अंदर रखी गई है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आपकी अस्थिर सरकार, ये बिंदु यहाँ पर नहीं रखा गया है क्योंकि दोस्तों यह आपकी संसदीय व्यवस्था के गुणों के अंतर्गत ना आकर के अस्थिर सरकार अगर होगी तो संसदीय व्यवस्था की जो हानि होती है या नुकसान होते हैं उसके अंतर्गत आएगी, या इसे कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था के दोष हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, संसदीय व्यवस्था के दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यानी कि देखिए, अस्थिर सरकार, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये तो इसको दोष है ही है। नीतियों की निश्चितता का अभाव। देखिए दोस्तों, जब नीतियों में अनिश्चितता होगी, निश्चितता का अभाव होगा, तो संसदीय व्यवस्था का वो गुण तो हो ही नहीं सकता, तो वो दोष ही रहेगा। और देखिए, मंत्रिमंडल में भी जो शासन प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, और देखिए शिष्टाचार होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, निरंकुशता रहेगी तो कोई भी डिसीजन मंत्रिमंडल द्वारा लिया ही नहीं जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसके दोषों में ही विद्यमान है। तीसरा पॉइंट देखें, शक्ति पृथकीकरण के विरुद्ध। चौथे पॉइंट में आप लोग समझ सकते हैं कि अगर शक्ति पृथकीकरण के विरुद्ध है तो भी ये संसदीय व्यवस्था के दोषों के अंतर्गत ही शामिल होगा। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्या दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसने प्रतिपादित की थी? महत्वपूर्ण पुस्तक है ये दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो इस पुस्तक के विषय में पूछ रहा है कि ये पुस्तक किसने प्रतिपादित की थी? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, या हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, या मॉन्टेस्क्यू ने, या आइवर्ट जेनिंग्स ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मॉन्टेस्क्यू जी द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक प्रतिपादित की गई थी। देखिए, यह जानकारी ले लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ विचारक मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इसको प्रतिपादित किया था। उसके आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति या निकाय में शक्तियों का संकेंद्रण होने से निरंकुशता को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों में स्वतंत्रता का हनन होगा या कमी होगी। तो दोस्तों यह सब कुछ इस पुस्तक के अंतर्गत दिया गया है। इसी प्रकार हमारे आज के एमसीक्यूज प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और दोस्तों हिंदी माध्यम के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ें जिससे वो अपनी यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और आगामी परीक्षाओं में अपना स्कोर सुधार सकें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं
अपनी इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।